मोगली बाल उत्सव। मोगली बाल उत्सव की निबंध प्रतियोगिता। निबंध। जल जंगल और जमीन की बढ़ती समस्या। जल जंगल और जमीन की बढ़ती समस्या। पर्यावरण का संतुलन प्रकृति के 3 मुख्य घटकों जल, जंगल और जमीन पर आधारित है। ये 3 तत्व न केवल हमारे जीवन का आधार है, बल्कि पूरे पर्यावरणीय तंत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि वर्तमान समय में इन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग और विनाश तेजी से बढ़ रहा है, जो भविष्य में एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है। जल की समस्या। जल मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। आज के समय में जल संकट गंभीर रूप से उभर रहा है। बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों का विस्तार और कृषि में जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। कई स्थानों पर नदियों, झीलों और अन्य जलाशयों का जल सूखता जा रहा है। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिससे पीने योग्य पानी की कमी हो रही है। जंगल की समस्या। जंगल पृथ्वी के फेफड़े हैं। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जैव विविधता को संरक्षित रखते हैं और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि वनों की अंधाधुंध कटाई, शहरीकरण और कृषि भूमि के विस्तार ने जंगलों को बर्बाद कर दिया है। इसके कारण वन्य जीवों का आवास समाप्त हो रहा है और जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है। जमीन की समस्या। भूमि प्राकृतिक संसाधनों का मूल आधार है, जो कृषि, उद्योग और आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण कृषि भूमि का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। भूमि के अंधाधुंध उपयोग से भूमि क्षरण, मृदा कटाव और मरुस्थलीकरण की समस्याएं पैदा हो रही हैं। भूमि का अनुचित प्रबंधन भी खाद्यान्न संकट का कारण बन रहा है। समाधान। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें सतर्क रहना होगा और तुरंत कदम उठाने होंगे। जल संरक्षण, वनों की रक्षा और भूमि के संतुलित उपयोग के प्रति जागरूकता फैलानी होगी। वृक्षारोपण, जल संचयन और भूमि संरक्षण तकनीकों को अपनाकर हम पर्यावरण को सुरक्षित बना सकते हैं। इसके साथ ही सरकार और आम नागरिकों को मिलकर इन प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए नियमों और विधियों का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष। जल, जंगल और जमीन की समस्या हमारे अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती है। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हम न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़ सकें। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अत्यंत घनिष्ठ और अनोखा है। मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। वह जो कुछ भी खाता है, पीता है, सांस लेता है, वह सब प्रकृति की देन है। प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है और मनुष्य के बिना प्रकृति का संतुलन भी प्रभावित होता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति की महत्ता। प्रकृति ने हमें जीवन की सभी आवश्यक चीजें प्रदान की हैं। ताजी हवा, साफ पानी, उपजाऊ भूमि, वनस्पतियां, वन्य जीव और खनिज। हमारे दैनिक जीवन की हर जरूरत प्रकृति से पूरी होती है। जीवित रहने के लिए हमें जो भी चाहिए, चाहे वह भोजन हो, जल हो या आश्रय, ये सब प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा प्रकृति हमें मानसिक शांति और आनंद का अनुभव भी कराती है। पर्वतों, नदियों, जंगलों और समुद्रों के रूप में प्रकृति की सुंदरता हमारे जीवन को संतुलित और सुखद बनाती है। मनुष्य की जिम्मेदारी। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रकृति की रक्षा करे और उसका सम्मान करे। लेकिन विडंबना यह है कि मानव जीवन के विकास और भौतिक सुख सुविधाओं की चाह में हमने प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है। वनों की कटाई, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण ने प्रकृति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य द्वारा किए गए प्रकृति के इस शोषण का परिणाम है। मनुष्य और प्रकृति का संतुलन। प्रकृति का नियम है कि जो वह देती है उसे वापस भी लेती है। इसलिए यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे और उसकी सुरक्षा के लिए काम नहीं करेंगे, तो हम खुद को विनाश के मार्ग पर ले जाएंगे।
प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना ही एकमात्र उपाय है जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए हमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग जैसे उपाय अपनाने होंगे। साथ ही पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देकर बच्चों और समाज में जागरूकता फैलानी होगी ताकि वे प्रकृति का महत्व समझें और उसकी सुरक्षा के लिए काम करें। निष्कर्ष, मनुष्य और प्रकृति का संबंध एक पूरकता का है। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति का सम्मान करें, उसकी देखभाल करें और उसे संतुलित बनाए रखें ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रकृति की सुंदरता और संसाधनों का आनंद ले सकें। यदि हम समय पर चेत जाएंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखेंगे तो यह पृथ्वी सदैव हमारे लिए रहने योग्य बनी रहेगी। प्रकृति की धरोहर जल, जमीन और जंगल। प्रकृति की धरोहर जल, जमीन और जंगल। प्रकृति ने हमें अनमोल धरोहरें दी हैं जिनमें जल, जमीन और जंगल प्रमुख हैं। ये तीनों तत्व न केवल हमारे जीवन का आधार है बल्कि पृथ्वी पर संपूर्ण जीव मंडल को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका संरक्षण और सही उपयोग हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन आज इनकी सुरक्षा के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। जल, जीवन का आधार। जल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। पीने से लेकर खेती और उद्योगों तक हर क्षेत्र में जल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का केवल 2.5% हिस्सा ही ताजे पानी के रूप में है, जो हमारे पीने, कृषि और अन्य जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन मानव द्वारा जल का अत्यधिक उपयोग, जल प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट बढ़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण सूखा पड़ने और भूजल स्तर गिरने की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जमीन, पोषण का स्रोत। भूमि हमारे जीवन के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों और आवास का आधार है। खेती से लेकर निर्माण और वनस्पतियों तक सब कुछ जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण जमीन का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। कृषि भूमि का कम होना, मृदा क्षरण और भूमि का बंजर हो जाना गंभीर समस्याएं बन गई हैं। इसके अलावा खनन और निर्माण के लिए जमीन का अत्यधिक दोहन प्राकृतिक संसाधनों को खत्म कर रहा है और पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर रहा है। जंगल, जीवनदायिनी प्रणाली। जंगल हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि वन्य जीवों का आवास भी है। जंगल जैव विविधता के संरक्षण, जलवायु संतुलन और कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि वनों की कटाई, शहरीकरण और खेती के लिए जंगलों का अंधाधुंध नाश हो रहा है। इससे वन्य जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं और जैव विविधता को खतरा पैदा हो रहा है। साथ ही जलवायु परिवर्तन की समस्या भी गंभीर हो रही है। धरोहर का संरक्षण। जल, जमीन और जंगल हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं और इनका संरक्षण हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जल का संरक्षण करने के लिए हमें जल संचयन, पुनर्चक्रण और जलवायु संवेदनशील कृषि तकनीकों को अपनाना होगा। जमीन के संरक्षण के लिए सतत कृषि, भूमि पुनर्निर्माण और भूमि उपयोग की सही विधियों का पालन करना आवश्यक है। जंगलों को बचाने के लिए वृक्षारोपण, वनों की कटाई पर नियंत्रण और वन्य जीव संरक्षण के प्रयास करने होंगे। निष्कर्ष, जल, जमीन और जंगल हमारी प्राकृतिक धरोहरें हैं और इनका सही तरीके से संरक्षण करना न केवल हमारे वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि इन तत्वों के बिना जीवन संभव नहीं है। अतः हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां प्रकृति की इन अनमोल धरोहरों का लाभ उठा सकें। प्रदूषण, कारण एवं निवारण। प्रदूषण, कारण एवं निवारण। प्रदूषण आज की दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह एक ऐसी चुनौती है जिसने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया है। चाहे वह हवा हो, पानी हो या भूमि, हर जगह प्रदूषण का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रदूषण का सीधा असर न केवल हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है बल्कि यह पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसलिए
प्रदूषण के कारणों को समझना और इसके निवारण के उपाय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदूषण के प्रमुख कारण। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मुख्यतः वाहनों से निकलने वाले धुएं, उद्योगों से निकलने वाले रसायन और बिजली संयंत्रों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक तत्वों के कारण होता है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के बढ़ते उपयोग ने वायु की गुणवत्ता को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसके अलावा पेड़ों की कटाई और धूल के कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक कचरा, घरेलू अपशिष्ट और कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक हैं। नदियों, तालाबों और समुद्रों में कचरे और हानिकारक रसायनों का निर्वहन जलस्रोतों को प्रदूषित करता है। इसके परिणाम स्वरूप पीने योग्य पानी की कमी और जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण प्लास्टिक, रासायनिक कचरे और औद्योगिक अपशिष्टों का अनुचित निपटान है। कृषि में उपयोग किए जाने वाले रसायन जैसे उर्वरक और कीटनाशक भी भूमि की गुणवत्ता को खराब करते हैं। इसके अलावा ठोस कचरे का असंवेदनशील निपटान भूमि प्रदूषण को बढ़ाता है। ध्वनि प्रदूषण। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। ट्रैफिक, लाउडस्पीकर, उद्योगों में मशीनों की आवाज और निर्माण कार्य ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जैसे कि मानसिक तनाव और सुनने की क्षमता में कमी। प्रदूषण के निवारण के उपाय। वृक्षारोपण। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर सौर, पवन और जल ऊर्जा जैसे स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग वायु प्रदूषण को कम कर सकता है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग और साइकिलिंग को प्रोत्साहित करना भी सहायक हो सकता है। जल संरक्षण। जल प्रदूषण को रोकने के लिए औद्योगिक कचरे का सही ढंग से निपटान करना चाहिए और कृषि में रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। साथ ही जल का संरक्षण और पुनर्चक्रण भी जल प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है। ठोस कचरे का निपटान। ठोस कचरे का पुनर्चक्रण और सही ढंग से निपटान करके भूमि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और जैविक कचरे को खाद्य बनाने के लिए उपयोग करना भी आवश्यक है। जन जागरूकता। प्रदूषण की समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। स्कूलों, कॉलेजों और समाज में पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देकर लोगों को प्रदूषण के दुष्परिणाम और इसके निवारण के उपायों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। निष्कर्ष, प्रदूषण का बढ़ता स्तर हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए गंभीर खतरा है। इसका नियंत्रण और निवारण हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। यदि हम अभी से प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय नहीं करेंगे, तो भविष्य में इसका प्रभाव और भी गंभीर हो सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण मिल सके। राष्ट्रीय हरित कोर इको क्लब। राष्ट्रीय हरित कोर इको क्लब पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिसे राष्ट्रीय हरित कोर एनजीसी या इको क्लब के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जागरूक और सक्रिय करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके माध्यम से छात्रों को प्रकृति और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाता है और उन्हें पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय हरित कोर एनजीसी की स्थापना। राष्ट्रीय हरित कोर की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2001 में की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा देना और स्कूल स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। एनजीसी के अंतर्गत
देश के हजारों स्कूलों में इको क्लब स्थापित किए गए हैं जो छात्रों को विभिन्न पर्यावरणीय गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इको क्लब के उद्देश्य: पर्यावरण जागरूकता फैलाना। इको क्लब का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जैव विविधता का संरक्षण, जल और वायु प्रदूषण आदि। इसके तहत छात्रों को इन मुद्दों पर कार्यशालाएं, सेमिनार और गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। पर्यावरणीय गतिविधियों में भागीदारी। इको क्लब के सदस्य छात्रों को वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे छात्रों को पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों की अहमियत समझ में आती है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा। इको क्लब छात्रों को जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के महत्व को सिखाते हैं। क्लब के तहत छात्रों को वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के तरीकों पर जानकारी दी जाती है। स्थानीय और वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा। इको क्लब छात्रों को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर होने वाले पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और इन समस्याओं के समाधान के लिए नए नए विचार प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इको क्लब की गतिविधियां। वृक्षारोपण और वन संरक्षण। इको क्लब नियमित रूप से वृक्षारोपण अभियान आयोजित करते हैं। यह न केवल पर्यावरण में हरियाली बढ़ाता है, बल्कि छात्रों को वन संरक्षण और पौधारोपण की अहमियत सिखाता है। स्वच्छता अभियान। छात्रों को अपने स्कूल और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से छात्रों में स्वच्छ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का विकास होता है। प्लास्टिक मुक्त अभियान। प्लास्टिक प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। इको क्लब छात्रों को प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और इसके विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जल संरक्षण। इको क्लब के माध्यम से छात्रों को जल बचाने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाता है। उन्हें वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण की तकनीकों के बारे में बताया जाता है। प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियां। इको क्लब छात्रों को वायु, जल और भूमि प्रदूषण के बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें प्रदूषण रोकने के तरीकों पर काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। महत्व और प्रभाव। राष्ट्रीय हरित कोर इको क्लब का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करना है। यह कार्यक्रम छात्रों के भीतर पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करता है और उन्हें सक्रिय रूप से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। इको क्लब न केवल छात्रों को पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत कराते हैं, बल्कि उनके व्यवहार और सोच को भी प्रभावित करते हैं, जिससे वे पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक योगदान दे सकें। निष्कर्ष। राष्ट्रीय हरित कोर इको क्लब एक महत्वपूर्ण पहल है जो छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। यह कार्यक्रम छात्रों में नेतृत्व के गुण विकसित करता है और उन्हें पर्यावरणीय मुद्दों पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जागरूक बना सकें, तो हम एक सुरक्षित और हरा भरा भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। विश्व वसुंधरा दिवस। विश्व वसुंधरा दिवस, विश्व वसुंधरा दिवस, जिसे आमतौर पर अर्थ डे के नाम से जाना जाता है, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन हमारे ग्रह पृथ्वी की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में प्रयास करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिवस हमें प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और हमें यह प्रेरणा देता है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। विश्व वसुंधरा दिवस का इतिहास। विश्व वसुंधरा दिवस की शुरुआत 1970 में अमेरिका में हुई थी। इस दिवस की स्थापना अमेरिकी सीनेटर गैलोर्ड नेल्सन ने की थी, जिन्होंने पर्यावरण की बढ़ती समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने की दिशा में काम किया। उस समय पर्यावरणीय मुद्दे जैसे वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और औद्योगिक कचरे का अंधाधुंध निपटान गंभीर समस्याएं बन चुकी थीं। इस स्थिति को देखते हुए नेल्सन ने एक जन आंदोलन शुरू किया,
जिसे वसुंधरा दिवस के रूप में मान्यता मिली। पहले विश्व वसुंधरा दिवस ने अमेरिका के लाखों लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे यह दिवस एक वैश्विक आंदोलन बन गया। आज 193 से अधिक देशों में इस दिन को मनाया जाता है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय जन आंदोलन बन चुका है। विश्व वसुंधरा दिवस का महत्व। पर्यावरण जागरूकता। विश्व वसुंधरा दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिवस लोगों को जलवायु परिवर्तन, वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान। इस दिन के माध्यम से लोग न केवल पर्यावरणीय समस्याओं की पहचान करते हैं, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने के लिए भी प्रेरित होते हैं। यह दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। सामूहिक प्रयासों का महत्व। विश्व वसुंधरा दिवस हमें यह समझाता है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारों या संगठनों का काम नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर छोटे छोटे प्रयास जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, वृक्षारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान में भागीदारी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वसुंधरा दिवस पर की जाने वाली गतिविधियां। वृक्षारोपण। इस दिन वृक्षारोपण अभियान चलाए जाते हैं। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संगठनों के माध्यम से लोग बड़े पैमाने पर पेड़ लगाते हैं ताकि पर्यावरण को हरा भरा बनाया जा सके और ऑक्सीजन के स्तर को संतुलित रखा जा सके। स्वच्छता अभियान। विश्व वसुंधरा दिवस पर स्वच्छता अभियान का भी आयोजन होता है। लोग सड़कों, पार्कों, नदियों और समुद्र तटों की सफाई करते हैं और लोगों को कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए जागरूक करते हैं। जल संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। इस दिन पर जल और ऊर्जा के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया जाता है। लोग कम पानी और बिजली का उपयोग करने के संकल्प लेते हैं और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने का प्रयास करते हैं। प्लास्टिक मुक्त अभियान। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए जाते हैं। लोग प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। पर्यावरण शिक्षा और कार्यशालाएं। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होता है। विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी दी जाती है। निष्कर्ष। विश्व वसुंधरा दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है। यह दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम न केवल अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ पृथ्वी छोड़कर जाएं। अगर हम सभी छोटे छोटे प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें, तो हमारी धरती एक बार फिर से हरी भरी और स्वस्थ बन सकती है। यदि पानी हुआ बर्बाद, तो हम कैसे रहेंगे आबाद? पानी जीवन का आधार है। हमारे चारों ओर की हर चीज, चाहे वह पेड़ पौधे हों, जानवर हों या मनुष्य, सभी के अस्तित्व के लिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पानी का अस्तित्व समाप्त हो जाए या इसका दुरुपयोग हो, तो यह केवल हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के जीवन चक्र को संकट में डाल देगा। आज जब हम पानी की अहमियत को समझते हुए भी उसका अंधाधुंध उपयोग और बर्बादी कर रहे हैं, तो हमें यह सोचना होगा कि यदि पानी पूरी तरह समाप्त हो गया, तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे। पानी की कमी के कारण अत्यधिक दोहन। बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। लोग जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, जिससे नदियों, झीलों और भूजल स्तरों में कमी आ रही है। जल प्रदूषण, औद्योगिक कचरे, रासायनिक उर्वरकों और प्लास्टिक के कारण नदियों, झीलों और समुद्रों का पानी प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित पानी न केवल पीने योग्य नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग कृषि और अन्य कार्यों के लिए भी नहीं किया जा सकता। वनों की कटाई। पेड़ पौधे पानी को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनों की कटाई के कारण जल चक्र असंतुलित हो जाता है, जिससे वर्षा कम होती है और जल संकट उत्पन्न होता है। अव्यवस्थित जल प्रबंधन। कई जगहों पर पानी के सही प्रबंधन की कमी है।
पानी की बचत और संग्रहण की तकनीकों का सही तरीके से उपयोग न होने के कारण बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो जाता है। अगर पानी हुआ समाप्त, मानव अस्तित्व का संकट। यदि पानी खत्म हो गया तो सबसे पहले मानव जीवन प्रभावित होगा। बिना पानी के शरीर के अंग सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। पीने के पानी की कमी से जानलेवा बीमारियां फैलेंगी और जीवन संकट में पड़ जाएगा। खाद्य संकट। पानी के बिना कृषि असंभव हो जाएगी। फसलें उगना बंद हो जाएंगी, जिससे खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो जाएगी। भूखमरी की समस्या विकराल रूप ले लेगी। पर्यावरणीय असंतुलन। पानी की कमी से वनस्पतियां और वन्य जीव भी प्रभावित होंगे। पेड़ पौधों के नष्ट होने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा और इससे धरती पर जीवन चक्र टूट जाएगा। अर्थव्यवस्था पर असर। उद्योगों में पानी की कमी से उत्पादन ठप हो जाएगा, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न होगा। बिजली उत्पादन में भी बाधा आएगी, क्योंकि अधिकांश बिजली उत्पादन के स्रोतों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की बचत के उपाय। जल संचयन। वर्षा जल का संचयन एक प्रभावी तरीका है जिससे पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। इसके लिए घरों और स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर पानी इकट्ठा किया जा सकता है। पुनर्चक्रण। पानी के पुनर्चक्रण से इस्तेमाल किए गए पानी को फिर से उपयोग किया जा सकता है। इससे पानी की खपत कम होगी और जल संसाधनों पर दबाव कम होगा। पानी का विवेकपूर्ण उपयोग। रोजमर्रा के जीवन में हमें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। नल को खुला न छोड़ना, कम पानी में काम करना और बेवजह पानी न बर्बाद करना छोटी छोटी आदतें हैं जो बड़े बदलाव ला सकती हैं। पेड़ पौधे लगाना। वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण से वर्षा में वृद्धि होती है और जल संसाधनों को संरक्षित करने में मदद मिलती है। पेड़ पौधे जल चक्र को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। निष्कर्ष। यदि पानी का सही उपयोग और संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में जीवन के लिए यह एक गंभीर संकट बन जाएगा। हमें यह समझना होगा कि पानी बर्बाद करने का मतलब अपने जीवन को खतरे में डालना है। जल संरक्षण केवल सरकार या संगठनों का काम नहीं है, बल्कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हम आज पानी बचाने के ठोस कदम नहीं उठाते तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें अभी से जागरूक होना चाहिए और पानी का संरक्षण करना चाहिए ताकि हमारा जीवन और पर्यावरण सुरक्षित रह सके। हरित उत्पाद। हरित उत्पाद पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम। पर्यावरणीय समस्याओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए आजकल हरित उत्पादों ग्रीन प्रोडक्ट्स का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। हरित उत्पाद वे वस्तुएं हैं जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं। ये उत्पाद न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं, बल्कि पृथ्वी के भविष्य को। हरित उत्पाद क्या है? हरित उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित और स्थायी होते हैं। इन उत्पादों को इस तरह से डिजाइन और निर्मित किया जाता है कि इनके उत्पादन, उपयोग और निपटान के दौरान पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पड़े। हरित उत्पाद प्राकृतिक संसाधनों का सही और कम उपयोग करते हैं, पुनर्चक्रण के योग्य होते हैं और इनसे होने वाले उत्सर्जन या कचरे को कम किया। हरित उत्पादों के उदाहरण। जैविक खाद्य पदार्थ, ऑर्गेनिक फूड्स। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना उगाई गई फसलें हरित उत्पादों का एक प्रमुख उदाहरण है। जैविक खेती न केवल स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, बल्कि यह भूमि और जल संसाधनों को भी संरक्षित करती है। सौर ऊर्जा उत्पाद, सोलर प्रोडक्ट्स। सौर ऊर्जा पर आधारित उत्पाद जैसे सोलर लाइट्स, सोलर हीटर और सोलर कुकर्स हरित उत्पादों में शामिल हैं। इको फ्रेंडली पैकेजिंग। बायोडिग्रेडेबल या पुनर्चक्रण योग्य पैकेजिंग सामग्री जैसे कागज, जूट और बांस का उपयोग करने वाले उत्पाद पर्यावरण पर कम नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्लास्टिक की जगह इनका उपयोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने से वायु प्रदूषण कम होता है और ऊर्जा की खपत में भी कमी आती है। यह एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का साधन है। प्राकृतिक सौंदर्य उत्पाद, नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। रसायनों से मुक्त
प्राकृतिक अवयवों से बने सौंदर्य उत्पाद भी हरित उत्पादों की श्रेणी में आते हैं। ये उत्पाद पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए सुरक्षित होते हैं। हरित उत्पादों का महत्व। पर्यावरण संरक्षण। हरित उत्पाद प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। इनके उत्पादन और उपयोग से जल, वायु और भूमि पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित। रसायनों और विषाक्त पदार्थों से मुक्त हरित उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होते हैं। ये उत्पाद त्वचा, श्वसन तंत्र और अन्य शारीरिक प्रणालियों पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। ऊर्जा की बचत। हरित उत्पाद जैसे कि सोलर पैनल और ऊर्जा संवर्धन तकनीक ऊर्जा की खपत को कम करते हैं और जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। भविष्य की सुरक्षा। हरित उत्पादों का उपयोग करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित कर सकते हैं। ये उत्पाद दीर्घकालिक समाधान प्रदान करते हैं, जिससे भविष्य में पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कम करना पड़े। हरित उत्पादों की चुनौतियां। उच्च लागत। हरित उत्पादों की कीमत सामान्य उत्पादों से अधिक हो सकती है, जिससे आम जनता के लिए इन्हें खरीदना कठिन हो सकता है। हालांकि दीर्घकालिक रूप में ये उत्पाद लागत प्रभावी हो सकते हैं। जागरूकता की कमी। लोगों के बीच हरित उत्पादों के लाभों के बारे में जागरूकता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। अधिकतर लोग इन उत्पादों की महत्ता और उनके उपयोग के बारे में जानकारी नहीं रखते। हरित उत्पादों के उपयोग के उपाय। जागरूकता फैलाना। स्कूलों, कॉलेजों और समाज में हरित उत्पादों के महत्व पर जागरूकता फैलाने के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इससे लोग इनके उपयोग के प्रति जागरूक होंगे। सरकार की सहायता। सरकार को हरित उत्पादों के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, जिससे इनकी लागत कम हो और लोग इन्हें आसानी से खरीद सकें। स्थानीय स्तर पर उत्पादन। हरित उत्पादों को स्थानीय स्तर पर उत्पन्न करने से उनकी उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। हरित उत्पादों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे कचरे को कम किया जा सकेगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकेगा। निष्कर्ष। हरित उत्पाद न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि वे हमारे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए भी लाभकारी हैं। हमें हरित उत्पादों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। आज जब प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दे हमारे सामने हैं, तो हरित उत्पादों का उपयोग करके हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं और एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मोगली का परिवार। मोगली एक ऐसा नाम है जो जंगल और जंगली जानवरों के बीच इंसानी जीवन की अद्भुत कहानी का प्रतीक है। रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक का यह मुख्य पात्र मोगली एक इंसानी बच्चा है जो जंगल में भेड़ियों के बीच पलता बढ़ता है। उसकी कहानी में उसके परिवार के रूप में जानवरों का एक समूह है जो न केवल उसकी सुरक्षा करता है, बल्कि उसे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाता है। मोगली का परिवार जंगली जानवरों का एक ऐसा अनोखा मिश्रण है जो हमें परिवार और दोस्ती की सच्ची भावना का एहसास कराता है। मोगली का असली परिवार। मोगली के असली माता पिता एक मानव समाज से थे, लेकिन बचपन में वह जंगल में खो गया था। एक बाघ शेर खान ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वह भेड़ियों के एक झुंड के पास पहुंच गया। इस तरह मोगली का नया परिवार जंगली जानवरों का समूह बन गया। भेड़ियों का परिवार मोगली को सबसे पहले रक्षा नाम की एक भेड़िया मां ने अपनाया। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसने मोगली को अपने बेटे की तरह पाला। भेड़ियों का झुंड, खासकर मां रक्षा और पिता भेड़िया, मोगली के संरक्षक बन गए। उन्होंने उसे जंगल के कानून और जीवित रहने के तरीके सिखाए। यह परिवार मोगली के लिए एक मजबूत आधार बन गया, जिसने उसे जंगल में सुरक्षित और खुशहाल रखा। बालू मोगली का शिक्षक और मार्गदर्शक। बालू एक भालू मोगली का सबसे करीबी शिक्षक और मार्गदर्शक था। बालू ने मोगली को जंगल के कानून सिखाए और उसे सही गलत की पहचान करना सिखाया। बालू के साथ मोगली ने जीवन के उन मूल्यों को सीखा जो उसे जंगल में सम्मान के साथ जीने के लिए जरूरी थे।
बालू का शांत और दयालु स्वभाव मोगली को अनुशासन और संयम सिखाता था। उसने मोगली को समझाया कि जंगल में कैसे रहना है और अन्य जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करना है। बगीरा, मोगली का संरक्षक बगीरा, एक काला तेंदुआ, मोगली का सबसे बड़ा रक्षक था। जब मोगली पर शेर खान का खतरा मंडराता था तो बगीरा हमेशा उसे बचाने के लिए तैयार रहता था। बगीरा एक बुद्धिमान और जिम्मेदार जानवर था जिसने मोगली को हर समय सही मार्ग दिखाया। उसने मोगली को न केवल शारीरिक रूप से सुरक्षित रखा बल्कि उसे मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। बगीरा के साथ मोगली ने साहस और नेतृत्व के गुण सीखे। शेर खान, मोगली का दुश्मन, मोगली के जीवन में एक मुख्य चुनौती थी शेर खान, जो एक खतरनाक बाघ था। शेर खान ने मोगली को हमेशा अपना दुश्मन माना और उसे मारने की कोशिश की। मोगली का शेर खान के साथ संघर्ष दिखाता है कि जीवन में चुनौतियां हर किसी के सामने आती है, लेकिन अगर हमें सही मार्गदर्शन मिले और हम में आत्मविश्वास हो तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। मोगली का परिवार एकता और प्यार का प्रतीक। मोगली का परिवार सिर्फ जंगली जानवरों का एक समूह नहीं था, बल्कि यह एकता, साहस, प्रेम और सच्ची दोस्ती का प्रतीक था। हर जानवर ने मोगली को एक नया सबक सिखाया और उसे जीवन के कठिन रास्तों पर चलने की क्षमता दी। मोगली के परिवार में कोई खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी उनके बीच जो संबंध था वह एक असली परिवार से कम नहीं था। मोगली का मानव समाज में वापसी। आखिरकार मोगली को एहसास हुआ कि वह एक इंसान है और उसका असली परिवार मानव समाज में है। लेकिन उसके जंगल के परिवार ने उसे वो सभी मूल्य और शिक्षाएं दी जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक थे। जब वह वापस मानव समाज में गया तो वह एक आत्मनिर्भर और सशक्त व्यक्ति बन चुका था। निष्कर्ष, मोगली की कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार, समर्थन और एक दूसरे की परवाह करने से भी बनता है। मोगली का परिवार, चाहे वह भेड़िए हों, बालू हो या बगीरा, सभी ने उसे वह प्यार और सुरक्षा दी जो एक बच्चे को चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परिवार का मतलब केवल एक ही रूप में नहीं होता, बल्कि यह किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। मध्य प्रदेश की खनिज संपदा। मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के मामले में भी समृद्ध है। यह राज्य न केवल अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, बल्कि खनिज संपदा के मामले में भी यह देश के सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश की धरती में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख खनिज संपदा। मध्य प्रदेश में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनमें कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट, तांबा, हीरा, मैंगनीज और डोलोमाइट प्रमुख हैं। ये खनिज राज्य के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं और कई उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम आते हैं। आइए इन खनिजों के बारे में विस्तार से जानें। कोयला। मध्य प्रदेश में कोयले के विशाल भंडार हैं। यह राज्य भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ के सिंगरौली, शाहडोल और उमरिया जिले कोयला उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। कोयला थर्मल पावर प्लांट्स के लिए महत्वपूर्ण ईंधन है जो राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन। मध्य प्रदेश चूना पत्थर के भंडार के लिए भी प्रसिद्ध है। यह खनिज मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग में उपयोग किया जाता है। सीधी, रीवा, सतना और कटनी जिले चूना पत्थर के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश का चूना पत्थर न केवल राज्य के भीतर बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी सीमेंट उत्पादन के लिए भेजा जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है और मध्य प्रदेश में इसके बड़े भंडार हैं। यह खनिज मुख्य रूप से बालाघाट, कटनी और मंडला जिलों में पाया जाता है। एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए बॉक्साइट का उपयोग महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक और परिवहन उद्योगों में होता है। तांबा, कॉपर। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबे के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तांबे का उपयोग बिजली के तार, उपकरण और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। बालाघाट में तांबे का उत्पादन राज्य की खनिज संपदा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हीरा। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे के भंडार पाए जाते हैं जो पूरे देश में प्रसिद्ध हैं।
पन्ना की खदानों से निकाले गए हीरे न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी चमक बिखेरते हैं। पन्ना के हीरे भारत की खनिज संपदा का एक अनमोल हिस्सा है। मैंगनीज मध्य प्रदेश में मैंगनीज खनिज का भी उत्पादन होता है। यह खनिज इस्पात उत्पादन के लिए आवश्यक होता है और बैटरी निर्माण में भी उपयोग किया जाता है। बालाघाट और जबलपुर जिले मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। डोलोमाइट मध्य प्रदेश के कटनी, मंडला और बालाघाट जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग इस्पात और सीमेंट उद्योग में किया जाता है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट के भंडार देश के उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। खनिज संपदा का महत्व। मध्य प्रदेश की खनिज संपदा राज्य और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खनिजों का उत्पादन और उनका निर्यात राज्य को राजस्व प्रदान करता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। इसके अलावा खनिज संपदा का उपयोग औद्योगिक विकास में भी होता है, जिससे देश की प्रगति में योगदान होता है। औद्योगिक विकास। खनिज संपदा राज्य के औद्योगिक विकास का आधार है। कोयला, चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसी खनिजों का उपयोग बिजली उत्पादन, सीमेंट उत्पादन और एल्यूमिनियम निर्माण जैसे उद्योगों में होता है। रोजगार के अवसर। खनिज खनन और प्रसंस्करण से राज्य के लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। खदानों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर औद्योगिक संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों तक खनिज क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर हैं। राजस्व का स्रोत। खनिजों के खनन से राज्य को भारी मात्रा में राजस्व प्राप्त होता है। इसका उपयोग राज्य के विकास कार्यों में होता है, जैसे कि बुनियादी ढांचे का निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। निष्कर्ष। मध्य प्रदेश की खनिज संपदा न केवल राज्य के विकास का आधार है, बल्कि देश की आर्थिक समृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोयला, चूना पत्थर, तांबा और हीरे जैसे खनिज राज्य को औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। हालांकि इन खनिजों का दोहन करते समय पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। उचित प्रबंधन और सतत खनन से हम इन खनिज संपदाओं का लाभ उठाकर राज्य और देश के विकास को और आगे बढ़ा सकते हैं। भूक्षरण कारण एवं निवारण। भूक्षरण या भूमि क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की उत्पादकता और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। यह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जो कृषि, वनस्पति और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। मध्य भूक्षरण का तात्पर्य उस भूक्षरण से है जो विभिन्न प्राकृतिक और मानवजनित कारणों से भूमि की मिट्टी को कमजोर और अपर्याप्त बनाता है। भूक्षरण के कारण। मध्य भूक्षरण के पीछे प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारण होते हैं। आइए इन पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्राकृतिक कारण। जल प्रवाह, जल अपर्दन। बारिश के पानी का तेज प्रवाह मिट्टी को बहाकर ले जाता है, जिससे भूमि की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां वनस्पति कम होती है और मिट्टी को पकड़ने के लिए जड़ें मौजूद नहीं होती। हवा का असर। वायवीय अप्रदन। रेगिस्तानी और सूखे क्षेत्रों में तेज हवाएं मिट्टी के कणों को उड़ा ले जाती है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। हवा से मिट्टी के कण हटने से उसकी उपजाऊ क्षमता में कमी आ जाती है। बाढ़ और सूखा। बाढ़ से भूमि पर अत्यधिक पानी भर जाता है और मिट्टी का पोषक तत्व बह जाता है। वहीं सूखे के दौरान मिट्टी कठोर और अनुत्पादक हो जाती है, जिससे भूक्षरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। मानव जनित कारण। अत्यधिक खेती। लगातार फसलों की बुवाई और अत्यधिक खेती से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। साथ ही खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुंचाता है। वनों की कटाई। डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और इनके कटने से भूक्षरण की समस्या बढ़ जाती है। अत्यधिक चराई। पशुओं की अत्यधिक चराई से भूमि की हरियाली समाप्त हो जाती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और भूमि के क्षरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण ने भूमि के बड़े हिस्से को कंक्रीट में बदल दिया है।
इससे प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित होता है और भूमि की उर्वरता घट जाती है। भूक्षरण के निवारण के उपाय। भूक्षरण को रोकने और भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रभावी निवारण के उपाय हैं। ये उपाय न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि कृषि और जीवन की अन्य गतिविधियों के लिए भी आवश्यक हैं। वृक्षारोपण और वनीकरण पेड़ मिट्टी को बांधने का सबसे अच्छा साधन है, इसलिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखने में मदद करती हैं और भूमि के क्षरण को रोकती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भूक्षरण की संभावना अधिक होती है। वहां वनों को संरक्षित करना और नए पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक है। जल प्रबंधन जल अपर्दन भूक्षरण का एक प्रमुख कारण है, इसलिए जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा के पानी का संचयन और उसका समुचित उपयोग करना चाहिए। तालाबों और जलाशयों का निर्माण और नदियों नालों की सफाई से जल प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। खेतों में फसल चक्र अपनाकर मिट्टी के पोषक तत्वों को संतुलित रखा जा सकता है। एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने से मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, इसलिए विभिन्न प्रकार की फसलों को बारी बारी से उगाना चाहिए, जिससे मिट्टी को पुनर्जीवित होने का समय मिल सके। चारागाहों का प्रबंधन। पशुओं की अत्यधिक चराई को रोकने के लिए चारागाहों का प्रबंधन करना जरूरी है। चारागाहों को घेर कर रखना और वहां नियमित रूप से पौधारोपण करना भूक्षरण को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। रासायनिक उर्वरकों का नियंत्रित उपयोग। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। निष्कर्ष, भूक्षरण एक गंभीर समस्या है जो न केवल भूमि की गुणवत्ता को खराब करती है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन और पर्यावरणीय संतुलन पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके निवारण के लिए हमें प्राकृतिक और मानवजनित कारणों को समझकर सतत और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और मृदा संरक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम भूक्षरण को रोक सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और उत्पादक भूमि सुनिश्चित कर सकते हैं। ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेज को रोकने का कार्य करती है। यह परत लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है और ओजोन O3 नामक गैस से बनी होती है। हालांकि औद्योगिक गतिविधियों और मानवजनित कारणों से ओजोन परत का क्षरण तेजी से हो रहा है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। ओजोन परत का महत्व। ओजोन परत सूर्य की अत्यधिक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो धरती पर जीवन के लिए खतरनाक होती है। अगर ये किरणें सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंचें, तो यह मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है, जैसे त्वचा कैंसर का खतरा, आंखों में मोतियाबिंद की समस्या, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना। यह परत न केवल मनुष्यों बल्कि पौधों, जलीय जीवन और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी आवश्यक है। इसलिए ओजोन परत का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत के क्षरण के कारण हीट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs का उत्सर्जन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में इस्तेमाल होने वाले CFCs ओजोन परत के लिए सबसे खतरनाक रसायन है। जब ये गैसें वायुमंडल में पहुंचती हैं, तो सूर्य की यूवी किरणों के संपर्क में आकर ये ओजोन के अणुओं को नष्ट करती है। 2. हलोजन गैसों का उपयोग। हलोजन गैसें जैसे ब्रोमोफ्लोरोकार्बन BFCs और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs भी ओजोन परत के क्षरण में योगदान करती है। ये गैसें ओजोन अणुओं के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाएं कर उन्हें तोड़ देती है। 3. औद्योगिक उत्सर्जन। विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के कारण नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें भी वायुमंडल में बढ़ रही हैं, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत के क्षरण के परिणाम। स्वास्थ्य पर प्रभाव। ओजोन परत के क्षरण से यूवी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचती हैं, जिससे त्वचा संबंधी बीमारियां, आंखों की समस्याएं
और प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 2. पर्यावरण पर प्रभाव। यूवी किरणें पौधों और जलीय जीवन के लिए भी नुकसानदायक हैं। ये पौधों की वृद्धि को बाधित करती है और जलीय जीवों पर बुरा असर डालती है। 3. जलवायु परिवर्तन। ओजोन परत के क्षरण का प्रभाव जलवायु पर भी पड़ता है। इससे मौसम के पैटर्न में बदलाव और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के उपाय। उन CFCs का नियंत्रण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत CFCs और अन्य हानिकारक गैसों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके विकल्प के रूप में HFCs और अन्य सुरक्षित रसायनों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। 2. पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का विकास। औद्योगिक गतिविधियों में ऐसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जो ओजोन परत को नुकसान न पहुंचाए। शोध और विकास के माध्यम से ऐसी नई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 3. जन जागरूकता। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को ओजोन परत के महत्व और इसके क्षरण से होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। निष्कर्ष, ओजोन परत का क्षरण एक वैश्विक समस्या है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैज्ञानिक प्रयास और व्यक्तिगत जागरूकता आवश्यक है। हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जो ओजोन परत को सुरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में जीवन जी सकें। ऊर्जा के पर्यावरण मित्र विकल्प। आज के समय में ऊर्जा का महत्व हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है। चाहे वह बिजली हो, परिवहन हो या औद्योगिक उत्पादन, ऊर्जा हर जगह आवश्यक है। लेकिन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनसे न केवल वायु और जल प्रदूषण होता है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में हमें ऊर्जा के पर्यावरण मित्र ग्रीन एनर्जी विकल्पों को अपनाने की आवश्यकता है जो न केवल स्वच्छ हों बल्कि स्थायी भी हों। फैक्ट, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है और यह सबसे स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ऊर्जा स्रोत है। सोलर पैनल्स के माध्यम से इसे बिजली में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग घरों, उद्योगों और कृषि में बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रदूषण नहीं करती और इसकी उपलब्धता असीमित है। 2. पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी। पवन ऊर्जा हवा के प्रवाह से प्राप्त की जाती है। पवन चक्कियों, विंड टरबाइन के माध्यम से हवा की गति से बिजली उत्पन्न की जाती है। पवन ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। यह भी एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो वातावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं करता। 3. जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो पावर। जल विद्युत ऊर्जा पानी के प्रवाह से उत्पन्न की जाती है। बांधों के माध्यम से पानी को एकत्र किया जाता है और उसकी गति से बिजली उत्पन्न की जाती है। यह ऊर्जा स्रोत न केवल स्वच्छ है बल्कि यह बिजली उत्पादन का एक स्थायी तरीका भी है। हालांकि इसके लिए बांध बनाने से कुछ पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसे सही तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। 4. जैव ऊर्जा, बायोमास एनर्जी। जैव ऊर्जा पौधों, फसलों और जैविक अपशिष्टों से प्राप्त की जाती है। इसे बायोमास के रूप में जाना जाता है, जिसमें लकड़ी, कृषि अवशेष और खाद्य अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह एक प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। 5. भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त की जाती है। यह ऊर्जा स्रोत विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां ज्वालामुखी गतिविधि होती है या जहां भूगर्भीय गर्मी उपलब्ध होती है। इस ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन और भवनों को गर्म करने के लिए किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा भी एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। 6. हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन ऊर्जा भविष्य के ऊर्जा स्रोतों में से एक है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग
ईंधन के रूप में किया जाता है, जो जलने पर केवल पानी उत्पन्न करता है और कोई प्रदूषण नहीं करता। हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग परिवहन और बिजली उत्पादन में किया जा सकता है। यह एक स्वच्छ और प्रभावी ऊर्जा विकल्प है, जिसका विकास तेजी से हो रहा है। निष्कर्ष, ऊर्जा के पर्यावरण मित्र विकल्प न केवल हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे भविष्य के लिए भी आवश्यक है। सौर, पवन, जल विद्युत, जैव ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जैसे विकल्प हमें स्वच्छ, नवीकरणीय और स्थायी ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इनके उपयोग को बढ़ावा देना न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करेगा। नदियों का संरक्षण। नदियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वे न केवल पेयजल का स्रोत हैं, बल्कि कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन और पारिस्थितिकी तंत्र का भी आधार है। भारतीय संस्कृति में नदियों को मां के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वे जीवन देती हैं। लेकिन वर्तमान समय में नदियों का अस्तित्व खतरे में है। प्रदूषण, जल दोहन और अवैध निर्माण जैसी समस्याओं के कारण नदियां लगातार दूषित और सिकुड़ रही हैं। ऐसे में नदियों के संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। नदियों का महत्व। 1. जल का स्रोत। नदियां सबसे महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं। वे पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए जल उपलब्ध कराती हैं। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। 2. कृषि में योगदान। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नदियों का महत्व और भी अधिक है। सिंचाई के लिए नदियों से जल लिया जाता है, जिससे फसलें उगाई जाती हैं। यदि नदियां सूख जाएंगी तो कृषि पर गहरा असर पड़ेगा। 3. बिजली उत्पादन। नदियों के जल का उपयोग जल विद्युत, हाइड्रो पावर उत्पादन में किया जाता है, जो हमारी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह एक पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। 4. पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन। नदियां जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे विभिन्न जीवों, पौधों और मछलियों का निवास स्थान है। नदियों का संरक्षण इन जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। 5. आधुनिक जीवन शैली में योगदान। पर्यटन, व्यापार और परिवहन के क्षेत्र में भी नदियों का बड़ा योगदान है। नदियों के किनारे बसे कई शहर और गांव इनसे अपना जीवन यापन करते हैं। नदियों के सामने चुनौतियां। प्रदूषण। नदियों में औद्योगिक कचरे, सीवेज और प्लास्टिक का अंधाधुंध उत्सर्जन किया जा रहा है। गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां भी अब प्रदूषण की शिकार हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि जलचरों के लिए भी विनाशकारी है। 2. जल दोहन। मानव की बढ़ती जल आवश्यकताओं के कारण नदियों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में भी बदलाव आया है, जिससे नदियों का जल स्तर गिर रहा है। 3. अवैध रेत खनन। रेत खनन से नदियों की प्राकृतिक धारा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। यह नदियों के किनारों को कमजोर कर देता है, जिससे बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता है। 4. अवैध निर्माण। नदियों के किनारे और उनके जल ग्रहण क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण नदियों की धारा को बाधित कर रहे हैं। इससे नदियों का जल प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है और वे धीरे धीरे सूखने लगती हैं। नदियों के संरक्षण के उपाय। नदियों की सफाई। नदियों में डाले जाने वाले कचरे और गंदगी को रोकने के लिए कठोर कानून और नियम बनाए जाने चाहिए। औद्योगिक इकाइयों और नगर निगमों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कचरे का सही तरीके से निस्तारण हो। 2. पुनः वन रोपण। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में पेड़ लगाने से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। इसके अलावा वन क्षेत्र के विस्तार से वर्षा भी बेहतर होती है, जिससे नदियों में पानी की मात्रा बढ़ती है। 3. जल प्रबंधन। नदियों के जल का सही प्रबंधन आवश्यक है। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी विधियों को अपनाना चाहिए। इससे नदियों पर जल का अत्यधिक बोझ नहीं पड़ेगा। 6. जन जागरूकता। नदियों के संरक्षण के लिए जन जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण कदम है। स्कूलों, कॉलेजों और समाज में नदियों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जानकारी फैलानी चाहिए। लोगों को यह समझाना होगा कि नदियों का संरक्षण उनके अपने जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। निष्कर्ष, नदियां हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक धरोहर हैं। उनका संरक्षण न केवल आज की पीढ़ी के लिए,
बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें मिलकर नदियों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यदि हम समय रहते नदियों का संरक्षण नहीं करेंगे तो इसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा। नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। घटते चरागाह वनों पर बढ़ता दबाव। चरागाह और वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो न केवल पशुधन के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, बल्कि जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में चरागाहों का तेजी से घटना और वनों पर बढ़ता दबाव एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गई है। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और कृषि भूमि के विस्तार के कारण चरागाहों का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है, जिससे वनों पर चराई और संसाधनों के लिए अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। चरागाहों का महत्व। पशुधन के लिए आहार। चरागाह पशुधन जैसे गाय, भैंस, बकरी और भेड़ के लिए मुख्य आहार का स्रोत होते हैं। ये जानवर दूध, मांस और अन्य उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी आर्थिक और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। 2. मिट्टी का संरक्षण। चरागाहों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। इसके अलावा चरागाह भूमि पर होने वाले पौधों के जीवन से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। 3. स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन। चरागाह वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं और यहाँ की जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखती है। विभिन्न प्रकार के पौधे और पशु चरागाहों पर निर्भर होते हैं। घटते चरागाहों के कारण। 1. शहरीकरण और औद्योगिकीकरण। शहरों के विस्तार और औद्योगिक क्षेत्रों के बढ़ने के कारण चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। कृषि योग्य भूमि और आवासीय परियोजनाओं के लिए चरागाहों को खत्म किया जा रहा है। 2. अत्यधिक चराई। अधिक संख्या में पशुधन रखने से चरागाहों की क्षमता से अधिक चराई होती है, जिससे पौधे पुनर्जीवित नहीं हो पाते। इससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और भूमि बंजर हो जाती है। 3. वनों की कटाई और कृषि विस्तार। कृषि योग्य भूमि के लिए जंगलों की कटाई से भी चरागाहों का विस्तार रुक जाता है। खेती के लिए नई जमीन की आवश्यकता और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की मांग से चरागाहों पर दबाव बढ़ता है। 4. जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से भी चरागाह भूमि प्रभावित हो रही है। बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा के कारण कई स्थानों पर चरागाह भूमि सूख रही है और वहां की हरियाली कम हो रही है। घटते चरागाहों का वनों पर प्रभाव। अत्यधिक चराई और वन्य जीवन पर असर। चरागाहों के कम होने से पशुधन के लिए भोजन की कमी हो जाती है और लोग अपने पशुओं को वनों में चराने के लिए ले जाते हैं। इससे वनों की वनस्पतियों को नुकसान पहुंचता है और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित होता है। मिट्टी का कटाव। चरागाहों के समाप्त होने से वनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, जिससे वहां की वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। इससे मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जो बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकता है। 3. वनों की जैव विविधता पर असर। चरागाहों के कम होने से वनों पर पशुओं की चराई का दबाव बढ़ जाता है, जिससे वनों में पौधों और पेड़ों की पुनः उत्पत्ति प्रभावित होती है। इससे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास खत्म होते हैं और जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। 4. वन संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। चरागाहों की कमी के कारण लोग वनों से अधिक मात्रा में लकड़ी, चारा और अन्य संसाधनों का दोहन करने लगते हैं। इससे वन संसाधनों की कमी हो जाती है और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। चरागाहों और वनों के संरक्षण के उपाय। टिकाऊ चराई प्रबंधन। चराई की सीमा तय की जानी चाहिए ताकि चरागाह भूमि पर अत्यधिक दबाव न पड़े। इसके लिए टिकाऊ चराई प्रबंधन का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें पशुओं की संख्या और चराई के समय को नियंत्रित किया जा सके। 2. वनों और चरागाहों की पुनः स्थापना। वनों और चरागाहों की पुनः स्थापना के लिए वनीकरण और वनरोपण अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके अलावा सूखी और बंजर भूमि पर पुनः हरियाली लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। 3. जल संरक्षण। जलवायु परिवर्तन से चरागाहों पर पड़ने वाले असर को
कम करने के लिए जल संरक्षण के उपाय किए जाने चाहिए। वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और सिंचाई की प्रभावी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। चाय, जन जागरूकता, चरागाहों और वनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। किसानों और ग्रामीण समुदायों को टिकाऊ कृषि और चराई के तरीकों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। निष्कर्ष, घटते चरागाह और वनों पर बढ़ते दबाव की समस्या गंभीर होती जा रही है। इसका समाधान केवल सामूहिक प्रयासों और जागरूकता से ही संभव है। चरागाहों और वनों के संरक्षण के लिए टिकाऊ विकास, संसाधनों का संतुलित उपयोग और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझना आवश्यक है। यदि हम समय रहते कदम नहीं उठाते तो इसका असर हमारे पर्यावरण, पशुधन और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी आवश्यक क्यों? पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। वायु, जल, मृदा, वनस्पतियां और जैव विविधता सभी हमारे जीवन के अनिवार्य अंग हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जैव विविधता का ह्रास जैसी समस्याएं हमारे सामने हैं। इन समस्याओं से निपटने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए केवल सरकारी नीतियों और कानूनों की जरूरत नहीं है, जन भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। जन भागीदारी का महत्व। 1, स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान। पर्यावरणीय समस्याएं स्थानीय स्तर पर होती हैं और उनके समाधान भी स्थानीय स्तर पर ही प्रभावी रूप से लागू हो सकते हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से निपटने के लिए हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी होगी। जन भागीदारी से स्थानीय समुदाय अपनी समस्याओं की पहचान कर सकती हैं और उन पर कार्यवाही कर सकती हैं, जैसे वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन और जल संरक्षण के कार्यक्रम। 2, जागरूकता और शिक्षा। जन भागीदारी से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जब लोग पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में शिक्षित होते हैं तो वे अपनी आदतों को बदलने के लिए प्रेरित होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना, ऊर्जा की बचत करना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। 3, सरकारी नीतियों का समर्थन। सरकारी नीतियां और कानून तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि आम लोगों का समर्थन न हो, जैसे प्लास्टिक पर प्रतिबंध, प्रदूषण नियंत्रण नियम और वृक्षारोपण अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए लोगों का सहयोग आवश्यक है। जन भागीदारी से ये नीतियां अधिक प्रभावी बनती हैं। 4, संसाधनों का संरक्षण। जब लोग पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी उठाते हैं तो संसाधनों का उपयोग अधिक सतर्कता से किया जाता है। उदाहरण के लिए जल बचाने के उपाय, ऊर्जा की दक्षता और कचरे का सही निपटाना जैसे कदम स्वच्छ और स्थायी पर्यावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। सामाजिक और आर्थिक लाभ। पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी से स्थानीय समुदायों को सामाजिक और आर्थिक लाभ मिलते हैं। उदाहरण के लिए स्वच्छता अभियान से न केवल पर्यावरण में सुधार होता है बल्कि स्वास्थ्य में भी लाभ होता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने की दर घटती है और स्वास्थ्य लागत कम होती है। निष्कर्ष, पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह केवल सरकारी प्रयासों की सीमा को पार करता है और एक व्यापक सामाजिक आंदोलन बनाता है। जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है और पर्यावरण के प्रति जागरूक होता है तो समग्र रूप से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना आसान होता है। जन भागीदारी से हम एक स्थायी, स्वस्थ और हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण में हर व्यक्ति की भागीदारी न केवल आवश्यक है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। प्लीज सब्सक्राइब चैनल।